भारत ने अपने देसी जुगाड़ से राजस्थान को बना दिया कुछ ऐसा। जब सैटेलाइट से तस्वीर ली गई तो ऐसा नजारा सामने आया कि वैज्ञानिक भी रह गए दंग। चीन और अमेरिका जहां सालों से रेगिस्तान को काबू करने में नाकाम रहे, वहीं इन छोटे छोटे इंजीनियरों ने पल भर में भर दिया सूखी जमीन को पानी और हरियाली से। दोस्तों जरा सोच कर देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ ही सालों में राजस्थान की वही तपती जमीन जहां गर्मियों में रेत इतनी तपा करती है कि पैर पर चप्पल भी पिघल जाए, वहां अचानक से एक साफ ठंडी और कलकल करती नदी बहने लगेगी। नदी के पास हरी हरी घास, ठंडी छांव, ऊपर से पंछियों की धुन सुनकर लगेगा सपना दिखा रहे हैं क्या, लेकिन ये सपना नहीं, सच्चा बदलाव है और दुनिया इसी पर हैरान है। आज अमेरिका के रिसर्चर दंग हैं, चीन के टेक्नोक्रेटर्स चुप हैं और खाड़ी के अरबपति तक मान चुके हैं कि उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं था। और मजे की बात तो ये है कि इसके पीछे ना अरबों का खर्च हुआ, ना ही कोई ऊंचे ऊंचे डैम बने, ना पाइपलाइन बिछाई गई। असली खेल हुआ एक देसी जुगाड़ से, ऐसा जुगाड़ जो हमारी मिट्टी से निकला, हमारे पुरखों की सोच से जुड़ा और आज इस धरती की प्यास बुझाने का रास्ता बना। सोचिए हालात कितने खराब हो गए थे। थार के कई गांवों में जमीन के नीचे का पानी इतना गहराई में चला गया कि लोग बोतल का पानी खरीद कर पीने लगे। खेती किसानी छोड़कर मजदूरी के लिए लोग शहरों की ओर भागने लगे। खेत सूख गए, मिट्टी बंजर हो गई और लगने लगा कि अगर कुछ नहीं किया गया तो अगले दशक में पूरा इलाका एक भूरे धब्बे की तरह नक्शे पर रह जाएगा। लेकिन दोस्तों कहानी यही मोड़ लेती है। भारत ने एक ऐसा हल निकाला कि सुनते ही पड़ोसी देशों में बेचैनी फैल गई। पाकिस्तान के नेता माथा पकड़कर बैठ गए, चीन के जल विशेषज्ञ अचंभे में रह गए और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज ने इस कदम को नेचर बेस्ड इंजीनियरिंग का मास्टर स्ट्रोक कह डाला। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किया क्या गया। सुनिए, अमेरिका के टूटा रेगिस्तान में वैज्ञानिकों ने एक बार बीवर छोड़कर सूखी नदियों को जिंदा किया था। ठीक वैसा ही आइडिया भारत ने भी उठाया, लेकिन हमारे यहाँ न बीवर थे न ही उनकी लकड़ी चबाने की कला। तो हमने अपनाया अपना देसी तरीका, हमारी मिट्टी, हमारे जानवर और हमारी लोकल तकनीकें। जो हुआ उसने पूरी दुनिया को ये सिखा दिया कि प्रकृति से लड़ना नहीं, उसका साथ देना जरूरी है। यही सोच असली गेम चेंजर बन गई। अब जरा सोचो दोस्तों, जब सैकड़ों छोटे छोटे जानवर और पुराने जमाने के पानी बचाने के तरीके आपस में मिल गए तो सूखे थार के रेगिस्तान में भी पानी की लकीरें दौड़ पड़ी। देखने वालों को तो लगा जैसे कोई करिश्मा हो गया हो, और यही तो असली ट्विस्ट है। आगे की कहानी तो और भी मजेदार है। असली मजा आपको तब आएगा जब मैं बताऊंगा कि इस पूरे मिशन को कैसे अंजाम दिया गया, कौन सी तकनीक अपनाई गई, किस तरह बिना सीमेंट लोहे के भी छोटे छोटे बांध खड़े किए गए और कैसे एक बीज से शुरू हुई हरियाली ने पूरे इलाके की किस्मत पलट दी। और हाँ, अगर आपको लगता है कि भारत का ये कदम वाकई दुश्मनों के लिए झटका साबित होने वाला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों इस पूरे मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन रेगिस्तान पुनर्जीवन। सुनने में तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई गुप्त सेना का प्लान हो, लेकिन यहाँ असली जंग लड़ी जा रही थी पानी की एक एक बूंद के लिए। सदियों से प्यासा पड़ा थार आखिरकार उस उम्मीद तक पहुँच गया जिसका इंतजार पीढ़ियों से किया जा रहा था। लोग कहते थे ये नामुमकिन है, लेकिन एक नए जुगाड़ ने पूरी बाजी पलट दी। दोस्तों इस काम की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि इसमें ना तो कोई बड़े बड़े डैम खड़े किए गए, न अरबों रुपए जुटाए गए और ना ही भारी भरकम मशीनों का शोर मचाया गया। यहाँ खेल हुआ बिल्कुल नेचुरल तरीके से। जैसे अमेरिका में बीवर अपने छोटे छोटे बांध बनाकर पानी को धीरे धीरे जमीन में उतार देते हैं, वैसे ही भारत ने भी रेगिस्तान में अपना देसी जुगाड़ लगाया। फर्क बस इतना था कि यहाँ असली इंजीनियर बने गाँव के कारीगर, ऊंट और वो देसी तरीके जिनसे हमारे पुरखे सदियों से पानी बचाते आए थे। सबसे पहले वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने सूखी नदी की पट्टियों को खंगाला। लगभग 250 किलोमीटर लंबा इलाका था जहां कभी पानी बहता था, लेकिन अब सिर्फ रेत और धूल बची थी। ड्रोन से तस्वीरें खींची गईं, सैटेलाइट से नाप जोख हुई और पता लगाया गया कि बरसात के दौरान पानी किन जगहों पर ठहरता है। यही जानकारी आगे का आधार बनी। दोस्तों शुरुआत हुई एक आसान से तरीके से, मिट्टी और पत्थरों से बने छोटे छोटे बांध, जिन्हें गांव पहले प्यार से जोहड़ कहते हैं। इनकी ऊंचाई कोई बहुत बड़ी नहीं, बस 3-4 फीट तक, लेकिन कमाल का असर ये है कि बरसात का पानी महीनों तक ठहर जाता। और सबसे मजेदार बात, इसमें ना सीमेंट लगा ना लोहे की सरिया,
बस यही मिट्टी, पत्थर और बबूल की टहलियां, यानी सब कुछ उसी जमीन से लिया गया जिस पर ये बनाए गए। इसके बाद दूसरा प्रयोग शुरू हुआ जिसे सीड बम टेक्निक कहा गया। बारिश से पहले हजारों छोटे छोटे मिट्टी के गोले बनाए गए जिनमें बीज छुपाए गए थे। जैसे ही पहली बारिश की बूंद गिरी, मिट्टी पिघली और बीज अंकुरित हो गए। थोड़े ही समय में जो धरती सूखी और बेजान दिखती थी वो हरे भरे पौधों से ढक गई। बाजरा, नीम, खेजड़ी और कई देसी घासें उगाई। लेकिन असली खेल हुआ सैंड डैम से। देखने में ये इतने साधारण लगते थे कि लोग पहली बार देखकर बोलते, अरे इसमें खास क्या है? पर असली जादू तो इनके अंदर छिपा था। बरसात का पानी सीधा रेत के नीचे घुसकर महीनों तक वहीं जमा रहता, जैसे जमीन के अंदर कोई बड़ी टंकी रख दी गई हो। बाहर से आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन नीचे पूरा खजाना छिपा होता। और खर्च दोस्तों, जितने पैसों में कंक्रीट का डैम खड़ा भी नहीं होता, उतने में 50 से ऊपर सैंड डैम खड़े कर दिए गए। पहला साल बीता तो नतीजे सबके सामने थे। मानसून के बाद भूजल स्तर अचानक 8 से 10 फीट तक ऊपर आ गया। वे हैंडपंप जो सालों से सूख चुके थे फिर से पानी देने लगे। खेतों में किसान खुशी से नाच उठे क्योंकि उनकी फसलें हरी भरी खड़ी हो गई। बाजरा, मूंग और ग्वार जैसे फसलें अच्छी पैदावार देने लगीं। गांव से पलायन रुक गया। जो लोग रोजगार के लिए शहरों में गए थे वे फिर से लौटने लगे। गांव वालों की जिंदगी में ऐसे फायदे दिखाई देने लगे जिनकी कल्पना भी मुश्किल थी। पहले जहां लोग साल भर टैंकरों पर निर्भर रहते थे, अब उन्हें खुद का पानी मिलने लगा। जो खेत बंजर थे वहाँ फसलें लहराने लगीं। गांव के लोग शहरों में मजदूरी करने की बजाय अपने ही खेतों में काम करने लगे। जैसे जैसे पानी और हरियाली लौटी, पक्षी फिर से लौट आए। हिरण और लोमड़ी दिखने लगे और ऊंटों की संख्या भी बढ़ गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि तापमान भी बदलने लगा। गर्मियों में औसतन 2 से 3 डिग्री की कमी आई और रेत के तूफान भी घट गए। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं थी। सबसे बड़ी मुश्किल ये रही कि ये पूरी व्यवस्था बारिश पर निर्भर है। अगर लगातार 2-3 साल बारिश कम हो जाए तो असर कमजोर पड़ सकता है। दूसरी समस्या रखरखाव की थी। मिट्टी और पत्थरों से बने ये ढांचे मजबूत तो थे, लेकिन समय समय पर मरम्मत जरूरी थी। अगर ध्यान न दिया जाए तो ये टूट भी सकते थे। इसके अलावा कुछ बड़े किसान ज्यादा पानी खींचने लगे, जिससे सामूहिक लाभ घटने का डर भी था। फिर भी ये प्रयोग इतना सफल रहा कि दुनिया के कई देशों ने ध्यान देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के सिंध इलाके में चिंता होने लगी कि कहीं ये हरियाली उनके यहाँ तक असर न डाल दे। चीन के वैज्ञानिक चकित रह गए क्योंकि उन्होंने अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन गोबी डेजर्ट में वैसा रिजल्ट नहीं मिला। अमेरिका और यूरोप के विशेषज्ञों ने इसे इस सदी का सबसे सस्ती और असरदार तकनीक करार दिया। इस पूरी योजना की असली खूबसूरत यही है कि ये सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं है। कोई भी गांव इसे अपने स्तर पर अपना सकता है। पुराने तालाब और पोखरों को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। हर घर में बारिश का पानी इकट्ठा करने की व्यवस्था की जाए तो भूजल अपने आप ऊपर आ जाएगा। सामूहिक पौधारोपण से जमीन की हालत बदल सकती है। नीम, खेजड़ी और बबूल जैसे पेड़ लगने से पानी जमीन में रुकेगा। किसान चाहे तो अपने खेतों में छोटे छोटे चेक डैम बना सकते हैं। यानी बिना भारी बजट और आधुनिक मशीनों के भी ये चमत्कार कहीं भी हो सकता है। यही असली सीख है कि हर समस्या का हल स्टील और कंक्रीट से नहीं मिलता। कभी कभी मिट्टी और इंसान का जज्बा ही काफी होता है। ये कहानी केवल तकनीक सफलता की नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है। भारत का भविष्य लोहे और सीमेंट पे नहीं, बल्कि मिट्टी, पानी और हरियाली में छिपा है। अगर हम सब मिलकर पानी बचाएं, पेड़ लगाएं और जमीन को संवारें, तो सोचिए वो दिन कितना सुंदर होगा जब हर गांव में मीठा पानी होगा, खेतों में फसलें लहराएंगी और किसी को बोतल बंद पानी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, यही असली आजादी, पानी की आजादी, प्रकृति की आजादी और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कल की आजादी। ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, बल्कि हर नागरिक की है। अगर हर इंसान अपने हिस्से का पेड़ लगाए, अपने मोहल्ले का पानी बचाए और अपने गाँव को संवारे, तो पूरी दुनिया बदल सकती है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।